वड़क्कम, नमस्कार। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज से एबीपी की फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ा है, एबीपी नाड। अब से तमिल भाषा में खबरों से हमेशा रही अपडेट हमारी नई वेबसाइट एबीपी नाड के साथ। एबीपी नाड को आप मोबाइल पर ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। तमिल दर्शकों का भी आज से एबीपी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात उन खबरों की जिन्हें इंडिया देखना चाहता है। गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन गब्बर सिंह को पता नहीं रहा होगा कि कभी कोरोना नाम की ऐसी बीमारी आएगी जिसमें आप डरेंगे तो संभलेंगे, संभलेंगे तो बचेंगे। और इसीलिए अगर आज गब्बर सिंह होता तो कहता कि जो डर गया समझो बच गया। जो इंडिया चाहता है हम वही लेकर आते हैं। खबरें आपकी होती हैं, उस खबर में ख्वाहिशें आपकी होती हैं, दर्द आपका होता है, वेदना आपकी होती है। और आज हमारा पूरा देश एक ही दर्द की डोर से बंधा है और वो है कोरोना। तो कोरोना के खात्मे के संकल्प के साथ हम आपकी चाहतों की खबरें लेकर फिर हाजिर हैं। सबसे ज्यादा 28% लोगों ने जानना चाहा है कि कोरोना का कहर है तो चुनाव पर जोर क्यों है। 26% लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली में आखिरकार क्यों फूटा कोरोना बम। जबकि 21% इंडिया जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के पास कोरोना का उत्तर क्यों नहीं है। मौत एक कड़वा सच है, लेकिन उससे ज्यादा मीठा एहसास है जिंदगी। उस एहसास को बनाए रखने के लिए उस कोरोना की कमर तोड़नी होगी जो 24 घंटे में 2 लाख के पार पहुंच चुका है। हालात कितने विकराल हैं, इसको बयां करने के लिए शब्द आज कम पड़ जाएंगे। इस ताप को आप इन आंकड़ों के जरिए जरा महसूस कीजिए। इस कोरोना महामारी ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस पहली बार सामने आए हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतने ज्यादा केस कभी एक दिन के अंदर नहीं आए थे, सिवाय अमेरिका के, जहां इस साल 8 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए थे। और हां, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 6 दिन लगे और कोरोना के मामले 10 लाख से ज्यादा बढ़ गए। इससे पहले यह बुरा रिकॉर्ड 11 दिन में बना था। और इन सब के बीच चुनाव भी हो रहे, कई विधानसभा के तो कई पंचायत के। अभी 4 राज्यों में चुनाव पूरे हुए हैं और एक बंगाल में चुनाव इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन वोट के इस रेले में कोरोना को फैलने का भरपूर मौका मिला है। आम आदमी की छोड़िए, कोरोना से संक्रमित होने वालों में बड़े बड़े दिग्गज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, जो पश्चिम बंगाल, असम और केरल में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। केरल के अपने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी कोरोना की चपेट में हैं, संक्रमित हैं और खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी की ड्यूटी बजा रहे थे। सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा, राज्यसभा सांसद हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं और केरल में चुनाव प्रचार में लंबे समय से व्यस्त रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बंगाल चुनाव में बीजेपी की तरफ से सक्रिय रहे, आज कोरोना पॉजिटिव हैं, आराम फरमा रहे हैं। डीएमके के नेता और सांसद कनिमोई भी कोरोना पॉजिटिव हैं। आपको याद होगा तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में जमकर इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दमोह सीट, जहां पर एक उपचुनाव चल रहे हैं, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव है। अब प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे भी प्रचार अब बंद हो गया है। लेकिन त्रासदी इससे बहुत आगे है। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने का मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रियाजुल हक की आज कोविड से मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु के सिल्विस्लीपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार पीएस माधव राव को भी कोविड ने हम सबसे छीन लिया है, अब इस दुनिया में नहीं है। जबकि ओडिशा के पीपली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत महाराज भी हम सबको अलविदा कह चुके हैं क्योंकि कोविड ने इनको ले लिया है। जब नेताओं का ये हाल है, उन जिनके पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, तमाम साधन है बड़े से बड़ा इलाज कराने के, तो आप सोच सकते हैं आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। जब कोलकाता हाईकोर्ट ने चिंता जताई तो अब चुनाव आयोग जागा है। आखिरकार चुनाव आयोग के
कानों में से पड़ी मिट्टी हटी है और कल उसने राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के साथ एक बैठक करने का फैसला किया है। आगे क्या होगा इस बैठक में ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो 4 चरण के चुनाव हैं उसमें कम से कम कोरोना का संक्रमण फैलना चाहिए। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट। जब नेताओं को सिर्फ भीड़ दिखने लगे, जब मास्क सिर्फ बात बनाने के लिए रह जाए, जब सामाजिक दूरी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएं, जब नेता को वोट दिखे और जनता उस पर लहालोट हो जाए, तो कोरोना को कैसे रोका जा सकता है? इतना लोगों को लेके आया, एक एक दिन पीएम का मीटिंग होता है, इतना इतना खर्चा होता है और इतना इतना लोग आके वो मीटिंग का स्टेज बनाते हैं, सब पूरा इंतजाम करते हैं, बाहर का आदमी आके, तो इतना अपना आदमी बाहर के जब आते हैं तो हम क्या उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करके लेता है? पुलिस कभी टच नहीं करेगा, पीएम ऑफिस का किसी को, होम मिनिस्ट्री को किसी को टच नहीं करेगा। अभी तो अंडर इलेक्शन कमीशन है, वो लोग भी नहीं करेगा। जब चुनाव के बीच कोरोना अपना तांडव दिखाने लगा और कोलकाता हाईकोर्ट ने खिंचाई की, तब चुनाव आयोग की नींद खुली। अब नींद खुली है तो कल कोलकाता में सभी पार्टियों के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। इस बैठक में चर्चा इस बात पर होगी कि कोरोना काल में कैसे चुनाव संपन्न करवाने हैं, उसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका पालन सभाओं, रैलियों और रोड शो के दौरान किया जा रहा है या नहीं। जब तक कोरोना लोगों को परेशान कर रहा था, न नेता की पेशानी पर बल आया न चुनाव आयोग के। लेकिन पानी सिर के ऊपर से तब गुजरने लगा जब आज ही मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रजाउल हक की मौत हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार रजाउल हक को सांस लेने में तकलीफ की वजह से कल जंगीपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ी तो उन्हें कोलकाता लाया गया, जहां आज सुबह 5 बजे उनकी मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक खबर के बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोलकाता की इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सुजीत बोस चुनावी रैली में कोरोना प्रोटोकॉल को जरा भी नहीं मान रहे। हाथ में मास्क ले रखा है लेकिन पहनने की जहमत नहीं उठाई। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी की रैली की है। रैली में मौजूद लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोरोना से कोई फर्क पड़ता है। आपको खतरा नहीं है सर? क्या ये कोरोना से आपको भी खतरा? 8 दफा में निर्वाचन होता है इधर, 8 दफा में निर्वाचन, बंगाल छोड़ के इधर 8 दफा में निर्वाचन, ये सब हम लोग जानते हैं। ये सब केंद्रीय सरकार का जितना काम है, जितना ये है, वो सब एगेंस्ट में, बंगाल का एगेंस्ट में राजनीति हो रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर आपको भी राजनीति, यही भी राजनीति। अब बदले हालात में कोरोना की वजह से लेफ्ट ने बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस बाकी चुनाव को सिर्फ एक चरण में कराने की मांग कर रही है। चुनाव एक दिन में कराना अभी ठीक होगा। 17 को जो चुनाव है वो तो हो जाए, उसका बाद एकदम 19 क्यों 29 का जिसका है, 27 का है, उनको 26 और 29 3 चरण में भी चुनाव होना है। तो एक लास्ट में जाके बंगाल के चुनाव में कायदे कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाई गईं, उनको समझिए। अगर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की रैलियों को देखेंगे तो तीनों की रैलियों में जनता मास्क पहनने में कोताही कर रही है। नेता सिर्फ टीएमसी के ही ज्यादातर मास्क पहन रहे हैं। मंच पर सामाजिक दूरी का पालन सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही करती दिख रही है। थर्मल स्क्रीनिंग किसी पार्टी की रैली में नहीं होती। सैनिटाइजेशन का इंतजाम किसी भी रैली में नहीं है। अब सबकी नजर कल की चुनाव आयोग वाली बैठक पर है कि उसमें चुनाव आयोग कितनी सख्ती दिखाता है और राजनीतिक पार्टियां कितना संजीदा होती हैं। बहुत बड़ी वजह है कि देश में जो कोरोना फैल रहा है उसमें चुनाव की ड्यूटी में गए लोग जब वापस अपने अपने राज्यों और शहरों में लौट रहे हैं, वो कोरोना लेकर लौट रहे हैं, ऐसा शक जताया जा रहा है। नेता अगर चाहें तो और भी तरीके से चुनाव प्रचार हो सकता है। हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन चीज़ों की बातें की जाती हैं और अगर हो सकता है तो ऑनलाइन भी प्रचार। माना कि चुनाव में जनता से सीधा संवाद ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन कई चीज़ें वक्त की मांग से तय होती हैं। कैसे, आइए समझाते हैं आपको। सवाल है कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्रचार क्यों नहीं हो सकता। इसमें उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियां यूट्यूब और कई ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो
डालकर प्रचार कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का भी इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार किया जा सकता है। स्थानीय रेडियो और टीवी चैनलों के जरिए भी चुनाव प्रचार को आसानी से किया जा सकता है, जो कि कम खर्चीला भी है। सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर घर घर जाकर प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रैलियों जैसा हुजूम नहीं उमड़ता, जैसा कि अब लेफ्ट की पार्टियों ने तय किया है। बड़े नेताओं की तो ऑनलाइन रैली हो सकती है और वेबिनार के जरिए भी लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी समेत तमाम जगहों पर वेबिनार के जरिए सीधे आपस में लोगों से बातचीत की है। जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक मामलों को ऑनलाइन संवाद से सुलझाया जा सकता है, तो प्रचार का काम भी ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इन विकल्पों पर कोई जाना नहीं चाहता और उसका नतीजा है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हम यहाँ साफ कर दें कि इसको आप तय मान के चलिए कि हम चुनाव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव प्रचार को किस तरीके से संयमित किया जा सकता है वो बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का हाल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव बड़े धूमधाम से चल रहे हैं और उससे ज्यादा धूमधाम से कोरोना का अपना विस्तार हो रहा है। 26 मार्च को चुनाव अधिसूचना जारी हुई थी यूपी में, तब कोरोना मरीजों की संख्या 1028 थी और राज्य में केवल 4 मौत हुई थी। आज 15 अप्रैल को मरीजों की संख्या बढ़कर 20,439 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 67 हो चुकी है। यूपी में पंचायत चुनाव को टालने की दुहाई बीजेपी के इस सांसद और विधायक बार बार दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, जिंदगी दांव पर लगी है। किस तरीके से चुनाव में कोरोना फैल सकता है, देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये विशेष रिपोर्ट। जब 20,000 से ज्यादा मरीज रोज आ रहे हों, भीड़ को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा हो, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई हो, लोग हाहाकार कर रहे हों, जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और संतरी तक संक्रमित हो चुके हों, तब हर डर, हर खतरे को धत्ता बताकर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाए तो गर्व से कहिए आप यूपी में हैं। गोरखपुर हो या गाजियाबाद, कानपुर हो या मुरादाबाद या फिर बरेली, अपना प्रतिनिधि चुनना है तो बाहर आना ही होगा, लाइन में लगना ही होगा। और लाइन में कैसे होगी दूरी? पंचायत चुनाव के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं और आज हम जो देख रहे हैं वो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामपुर का मॉडर्न प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर किस तरह मतदाता जो हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रही है। जहां भीड़ वहां कोरोना, ये इस दौर का सबसे कड़वा सत्य है। एक तरफ यूपी की सरकार भीड़ कम करने के नियम बना रही है तो दूसरी तरफ चुनाव करवाकर भीड़ खुद ही जुटा रही है। अजब विडंबना है। इस वक्त मैं कानपुर नगर में हूँ, जहां मंदना के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इस समय मतदान जारी है। सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं हो रहा। महिलाओं की लाइन देखिए एकदम सटी सटी खड़ी है सब, क्योंकि आगे धूप है। कोई इंतजाम इस तरह के नहीं किए गए कि लोगों को धूप से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, कोरोना के खतरे को अब उनसे बेहतर भला कौन समझेगा। सूबे के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 20,510 मामले दर्ज हुए, 68 लोगों की जान कोरोना के चलते गई। राजधानी लखनऊ में ही 5,433 केस रिपोर्ट हुए। कानपुर, वाराणसी में 1000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। एक्टिव केस 1,11,000 से ज्यादा हो गए हैं। आलम यह है कि कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ है। शमशान में चिताओं की संख्या बता रही है कि कोरोना ग्रहण बनकर जिंदगियों पर छा गया है। बढ़ते मामले को देखकर सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। जिन शहरों में एक्टिव केस 2000 से ज्यादा है, वहां नाइट कर्फ्यू को रात 8 बजे से लागू कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन यह अधूरी सख्ती क्या कोरोना को रोक पाएगी? चुनाव से फैलने वाला कोरोना क्या घरों से होता हुआ शहरों तक नहीं जाएगा? ये सवाल सरकारों को खुद से पूछना चाहिए।
समझ नहीं आता कि जब साफ सुथरी व्यवस्था नहीं करा सकते तो चुनाव कराने की जल्दबाजी कैसी है। और यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं वहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा है। कैसे, दिखाता हूं। 5 राज्यों में वोटिंग की अधिसूचना आपको याद होगा 26 फरवरी को की गई थी। पश्चिम बंगाल में उस दिन 24 घंटे में कोरोना के मरीज 216 थे, लेकिन अच्छी बात रही थी कि मौत एक भी नहीं हुई थी। लेकिन 14 अप्रैल को 24 घंटे में मरीज हो गए 5,829 और 24 मौतें। असम में 26 फरवरी को मरीज थे 34 और 1 मौत दर्ज की गई थी। 6 अप्रैल को जब वहां पर चुनाव हुए उस दिन मरीजों की संख्या 92 हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस दिन किसी की जान नहीं गई। तमिलनाडु में 26 फरवरी को मामले आए थे 481 और मौत 5 की थी। और 6 अप्रैल को वोटिंग के दिन मामले 3,645 थे और मौत 15 हो चुकी थी। पुडुचेरी में भी यही हाल था। वोटिंग जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन 20 के मरीज थे और एक की मौत थी। और 6 अप्रैल जब वोटिंग हुई है पुडुचेरी में तो मरीज 237 हो चुके थे और मरने वालों की तादाद उस 24 घंटे में 2 की थी। बस केरल में थोड़े से हालात सुधरे थे। वहां 26 फरवरी को 3,671 मरीज थे, मरने वाले 14 थे। और 6 अप्रैल को वोटिंग के दिन 3,502 मामले थे और मरने वाले 14 ही थे। ऐसा लगता है कि नेता तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। अगर आप खुद चाहेंगे, अगर आपके इलाके में चुनाव चल रहा है, आप खुद चाह लें तो भी आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अपना ही राज्य का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र और उस क्षेत्र में अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध। लेकिन ये कोई गुस्ताखी नहीं है, बल्कि वो समझदारी है जिसके लिए आप दमोह के इस गांव के लोगों को सलाम ठोकेंगे। दमोह में उपचुनाव है और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं। अभी चंद दिन पहले सीएम साहब प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे तो पब्लिक ने यही सवाल उनसे कर दिया। 17 तारीख तक दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं है, परंतु ये भी सबको मालूम है, दमोह की जनता को मालूम है कि जैसे ही चुनाव होगा 17 तारीख को और दमोह में भी लॉकडाउन हो जाएगा। हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना व्यापार चाहिए और लॉकडाउन से हमें प्रभावित ना किया जाए। वैसे सीएम साहब क्या करें, पूरे सूबे के तो वो मालिक हैं, लेकिन दमोह का इंचार्ज चुनाव आयोग है और बिना उसकी मर्जी के वहां कैसे लॉकडाउन लगा दें। ये कार्यकर्ता जो हमारे समक्ष विराजमान है, ये दमोह भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। लेकिन जिस जनता के लिए सरकारें हैं, चुनाव है, चुनाव आयोग है, वही जनता तो जनार्दन है। पब्लिक सब जानती है, वो जानती है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जान है तो जहान है। इसीलिए जो काम सरकार ने नहीं किया वो खुद कर लिया। दमोह के कस्बे हिनोता के लोगों ने खुद ही वीकेंड लॉकडाउन लगा लिया। क्यों ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। और आज हिनोता बाजार बंद है और हो सकता है अगर इस पे विचार होगा 2 दिन के लिए तो है ही, अगर विचार बनता है तो इसको और बढ़ाएंगे। अब नेताजी आए जाएं, उत्सव मनाएं या शोक, जनता ने बंदी तो कर दी। लोग समझते हैं कोरोना के खतरे को और ये भी जानते हैं कि चुनाव के चलते अगर हालात बिगड़े तो फिर आज जो नेता वोट के लिए घर घर घूम रहे हैं वो कल ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। क्या होता है दमोह में, क्या होता है? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तो आप चाहें तो नेताओं को वापस लौटा सकते हैं। जबरन रैलियों से नहीं जाने को लेकर नेताओं को मना किया जा सकता है। नेता माने या ना माने, लेकिन आप जरूर मानकर चलिएगा कि कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी बनाकर रखना है और इससे आगे मास्क हर हाल में पहनकर रखना होगा और अच्छे से पहनना होगा। आपको याद होगा हमने मास्क अप इंडिया की एक मुहिम चलाई है। कई दिनों से इस मुहिम में बहुत से लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं और वो अपनी तस्वीरें #मास्कअपइंडिया के साथ मास्क पहनने के बाद हमको भेज रहे हैं और वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये सेल्फीज हैं जिन्होंने मास्क पहने हैं, मास्क पहनकर सेल्फी खींची है
और तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आप वाकई में हमारे हीरो हैं, क्योंकि आपने ये ठाना है कि मास्क को नहीं उतारना है। और ये प्रण, ये प्रतिज्ञा ही हमको कोरोना को फैलने से रोकने में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस हौसले को हम सलाम करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि हर कोई मास्क पहने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।